हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। कल मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एग्जाम है फिलोसफी का। तो फिलोसफी आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 4 यूनिट में कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो 10 क्लास हैं, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। तो भी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक बार उन्हें देख लेंगे, 2-3 घंटे में वो सारी क्लास हो जाएंगी और फिर आप नोट्स पढ़ सकते हैं। तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि वीडियोस नहीं देखी जा सकती या टाइम नहीं है, तो लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी, मतलब यानी कल जो अपलोड की है, सिर्फ वो 1 घंटे 20 मिनट की है। बाकी एक वीडियो 1 घंटे की है और बाकी जो वीडियोस हैं वो 30 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट इस तरीके की हैं। तो सारी वीडियोस अगर आप कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ा के देखते हैं तो 3 से 4 घंटे में सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डिस्कशन भी होता है। स्टार्टिंग में 2-4 मिनट तो इंट्रोडक्शन में जाती हैं, तो आप ऐसे कट कट कर करके देख सकते हैं जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, कल आप लोगों का एग्जाम है तो एग्जाम अच्छे से करके आना, तैयारी आपने कर रखी होगी। आज हम 5th यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग देख के जाना। 5th यूनिट भी स्पीड बढ़ा के देख लेना, क्योंकि मैं तो अपनी स्पीड से पढ़ाती हूँ, आप 1.5 पे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अब MSU के तो एग्जाम स्टार्ट हो गए, बाकी जो और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं। एमएड के फर्स्ट सेम के नोट्स, फर्स्ट सेम की ही क्लासेज हम कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको हमेशा देती हूँ, 790 690 1757। आज तो मेरी बैटरी से डाउन लग रही है कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअलिज्म, पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, पढ़ेंगे सोशलिज्म, पढ़ेंगे टोटलिटेरियनिज्म, पढ़ेंगे और सोशल हार्मोनी पढ़ेंगे और पाउलो फ्रारे को पढ़ेंगे। कार्ल मैक्स कहीं पूछा नहीं गया है, पायरे बोर्डियो तो बिल्कुल भी कहीं नहीं पूछा गया है। तो जो एग्जाम में इतने सालों से पूछा जा रहा है वो ही हम कंसीडर करते हैं। बाकी और देखेंगे अगर कहीं भी शॉर्ट में भी ये पूछा जाएगा या पूछा गया होगा, मैं एक बार दोबारा से पेपर देख लूंगी। अगर कराने की जरूरत है तो मैं इन्हें करा दूंगी, CCS वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लाइक आप लोग कर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, वीडियोस आपको पसंद नहीं आ रही हैं, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। बाकी शेयर आपको जरूर करना है। ठीक है, शेयरिंग इज द केयरिंग। तो स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट है, इंडिविजुअलिज्म। यहाँ मैं लिखना भूल गई, मैंने स्पेस तो छोड़ दिया। क्या बोलते हैं इसे? व्यक्तिवाद बोलते हैं शायद, या व्यक्तित्ववाद बोलते हैं, व्यक्तिगतवाद। तो इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? पहले इंडिविजुअल समझो क्या होता है। इंडिविजुअल होता है किसी पर्टिकुलर एक इंसान की बात हो रही है, किसी एक ही पर्सन की बात हो रही है, उसे हम इंडिविजुअल बोलते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म क्या होगा कि एक ही व्यक्तिवाद या व्यक्तिवाद को कंसीडर किया जा रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन क्या है, पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है। कि इंडिविजुअलिज्म किस चीज पे जोर देता है? पर्सनल फ्रीडम पे जोर देता है। यानी अब मैं कोई भी काम कर रही हूँ या मैं कोई भी डिसीजन ले रही हूँ तो ये मेरी क्या हो गई? इंडिविजुअल चॉइस हो गई। और जो मैं सारा कुछ प्रोसेस कर रही हूँ ये मेरा क्या हो गया? इंडिविजुअलिज्म हो गया, क्योंकि मेरी पर्सनल फ्रीडम है, मैं कुछ कर सकती हूँ। ऑटोनॉमी है, मतलब मेरी स्वायत्ता है कि मैं कोई भी काम कर लूँ या कोई भी काम ना करूँ, कोई भी डिसीजन ले सकती हूँ। तो इसमें किसी भी इंडिविजुअल का पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, ये जो फिलोसफी है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस एजुकेशन बाय फोकसिंग ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन। यानी जो ये फिलोसफी है, इंडिविजुअलिज्म का जो दर्शन है, ये प्रभावित करता है कि एजुकेशन में हमें क्या करना चाहिए। मतलब इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग जो शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, और उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए। यानी इनका जो फोकस है वो किस पे है? स्वतंत्र सोचने पे है, कि कोई भी लिमिटेड ना सोचे या किसी के दबाव में आके सोच रहे हैं। जैसे बहुत बार जब हम 10th करते हैं तो हम क्या करते हैं? किसी के दबाव में आके साइंस ले रहे हैं, किसी के दबाव में आके आर्ट साइड ले रहे हैं, किसी के में कॉमर्स, किसी ने बोल दिया कि कॉमर्स ले लो तो कॉमर्स ले रहे हैं। लेकिन हमें क्या रखनी है? इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी है और अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है। तो अब इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन देखेंगे। कुछ पॉजिटिव इंप्लीकेशन है कि इंडिविजुअलिज्म जो है एजुकेशन में पॉजिटिवली कैसे इंप्लाई हो रहा है।
तो अगर हम व्यक्तिवाद की बात करें तो व्यक्तिवाद अभी हमने पीछे पढ़ा है कि पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है, खुद को रियलाइज करना है, खुद को आगे लेके जाना है, खुद की सोच को विकसित करना है, खुद को स्वतंत्र रखना है, वो सब क्या कहलाता है, व्यक्तिवाद कहलाता है या फिर इंडिविजुअलिज्म कहलाता है। तो इसके पॉजिटिव इंप्लीकेशन क्या है कि प्रमोशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अगर हम इंडिविजुअलिज्म को एजुकेशन के अंदर रखें तो ये कैसे इंप्लाई करेगा कि हम खुद को रियलाइज कर सके, जैसे कहते हैं कि अपना इनर पोटेंशियल जान सके। अब हर किसी का जो पोटेंशियल है वो अलग होता है। अब ये बहुत सारी आपने इस तरीके की चीजें देखी होंगी जो इंस्पायरिंग होती है कि किसी की मम्मी की डेथ हो गई, किसी के पापा की डेथ हो गई या कोई भी नॉन टू की डेथ हो गई, फिर उसने अपने जीवन में स्ट्रगल किया और फिर एक पॉइंट पे आके बहुत अच्छा कुछ उसने अचीव कर लिया, या फिर किसी ने बहुत ज्यादा गरीबत देखी हो, उसने बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लिया। तो वो क्या है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है। जो हमारा पोटेंशियल है हम उस पोटेंशियल को पूरा झोंक देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि प्रमोशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी एजुकेशन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा खुद को रियलाइज कर सके, अपने पोटेंशियल को देख सके और अपने टैलेंट को पहचान सके। ठीक है, ये बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करे, अपने पैशन को फॉलो करे, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाए और नवाचार को बढ़ाए, यानी कुछ नया करके देखे, कुछ इनोवेट करे, कुछ क्रिएटिविटी करे। ये क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ावा देती है, यानी आलोचनात्मक सोच का भी विकास करती है। तो व्यक्तिवाद जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को एम्फेसाइज करती है कि वो इंडिपेंडेंटली सोच सके, स्वतंत्र सोच सके और क्वेश्चन कर सके। और स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू एनालाइज, क्रिटिक एंड फॉर्म टू ओन ओपिनियंस एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी कोई भी कुछ चीज़ों को वो एनालाइज कर सकें, यानी चीज़ों को देख सकें, पहचान सकें, जो क्रिटिक हैं उन्हें समझ सकें, ओपिनियंस को समझ सकें और अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसे आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। पर्सनलाइज लर्निंग होनी चाहिए कि अगर हम एजुकेशन में इंडिविजुअलिज्म को अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब है कि हर एक बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए। पर्सनलाइज लर्निंग यानी 40 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 30 बच्चे हैं तो हर बच्चा सीखे। ऐसा नहीं है कि शुरू आगे बेंच पे जो बैठने वाले बच्चे हैं वो तो सीख पा रहे हैं, पीछे वालों को पता ही नहीं चल रहा कि क्लास के अंदर चल क्या रहा है। तो करिकुलम एंड टीचिंग मेथड इस तरीके के होने चाहिए कि हर बच्चे की हर इंडिविजुअल एबिलिटीज को देखा जाए, इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस किया जाए और इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस किया जाए। इंडिविजुअल यानी हर एक बच्चे पे, हर एक बच्चे की योग्यता को देखा जाए, हर एक बच्चे की जरूरत को देखा जाए, हर एक बच्चे की रुचि पे ध्यान दिया जाए और एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा दें। एक्टिव लर्निंग कैसे होगी, यानी बच्चा सक्रिय तरीके से कैसे सीखेगा, जब वो किसी चीज में इन्वॉल्व रहेगा। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और इंक्वायरी एक्टिविटीज होनी चाहिए। फोस्टरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, यानी जिम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न होनी चाहिए। तो बच्चों को क्या है, एजुकेशन के अंदर ये चीजें उनके अंदर डालें कि वो इस तरफ काम करें, इस मतलब जिम्मेदार बने। तो प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, यानी अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, रियल वर्ल्ड में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए हमें बच्चों को तैयार करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है कि वो समस्याओं का समाधान करें और डिसीजन मेकिंग स्किल उनके अंदर डेवलप हो, कोई भी निर्णय वो ले सकें। सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी जो विभिन्नता होती है उसको भी सेलिब्रेट करें। डाइवर्सिटी क्या होती है कि क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग जाति के हो सकते हैं, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। लेकिन हमें उस जो अलग होती हैं उसे हमें सेलिब्रेट करना है, उसे हमें क्या करना है, साथ लेके चलना है, उसे हमें रेस्पेक्ट करना है। तो पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे और रेस्पेक्ट करेंगे डिफरेंसेस को, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटीज में डिफरेंस है, उसकी प्रेफरेंस में डिफरेंस है, उसके एस्पिरेशंस में डिफरेंस है। तो हमें लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है दैट वैल्यू इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, यानी वही किसी बच्चे की एक्सप्रेशन को क्या करेगी, वैल्यू देगी और उसकी आइडेंटिटी को भी समझेगी। यानी क्लास में हर तरीके का बच्चा पाया जाता है, गरीब का बच्चा भी होता है, सही फैमिली से भी होता है, किसी अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग समुदाय के हो सकते हैं, अलग एरिया के बच्चे हो सकते हैं। तो हमें सबको क्या है, साथ लेके चलना है। चैलेंजेस क्या है इंडिविजुअलिज्म के, यानी व्यक्तिवाद के क्या चैलेंजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो इन्होंने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट किया है, कहीं भी सामाजिक जिम्मेदारी की बात नहीं हुई है। खाली रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो हुई है कि हमें रेस्पॉन्सिबल बनाना है बच्चे को जिससे कि वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, लेकिन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को टोटली नेग्लेक्ट किया गया था। तो इनका ज्यादा जो एम्फेसिस था वो पर्सनल गोल पे था, यानी किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल गोल पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है, लेकिन कम्युनिटी यानी सोसाइटी की वेलफेयर या समुदाय के भले की बात इन्होंने कहीं नहीं की है।
बच्चों को इन्होंने प्रायोरिटी दी है कि वो खुद का इंटरेस्ट डेवलप करें, खुद पे ध्यान दें, लेकिन इन्होंने सोशल कोहेशन की बात कहीं नहीं की है, जो सामाजिक सामंजस्य होता है उस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। कंपटीशन ओवर कोलाबोरेशन, यानी इंडिविजुअल को इन्होंने ऑफन फोस्टर कंपिटिटिव माइंडसेट, यानी इसमें एक तरीके से कंपिटिटिव माइंडसेट को इन्होंने फोकस किया है, जिससे कि टीम वर्क यानी साथ में मिलने की बात कहीं नहीं हुई कि तुम्हें कोलैब करके सीखना है, तुम्हें टीम में सीखना है, तुम्हें ग्रुप में सीखना है। तो इस तरीके की बात इन्होंने नहीं की है। अगर इस तरीके की बात नहीं हुई तो फिर यानी कॉम्पिटिशन पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है। ठीक है। इनइक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज, जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें भी इन्होंने इक्वालिटी नहीं की है। कैसे? इंडिविजुअल सक्सेस ऑफन डिपेंड्स ऑन एक्सेस टू रिसोर्सेज व्हिच कैन वाइडन द गैप बिटवीन प्रिविलेज एंड अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट, यानी इन्होंने हर एक इंडिविजुअल सक्सेस की बात की है, तो इससे जो प्रिविलेज बच्चे हैं या अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उसके बीच में गैप आ जाएगा। पर्सनलाइज एजुकेशन में नॉट बी फिजिबल इन अंडर फंडेड और रिसोर्स लिमिटेड सिस्टम। अब जैसे कि जो अच्छे परिवारों के बच्चे हैं उन पे तो इंडिविजुअल फोकस हो सकता है, लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उन पे इंडिविजुअल फोकस नहीं हो पाता है ना, तो इसमें इनइक्वलिटी आ जाएगी। लिमिटेड फोकस ऑन इथिकल एंड मोरल वैल्यूज, कहीं भी नैतिक मूल्य की बात नहीं की गई है एजुकेशन के अंदर, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इंडिविजुअलिज्म क्या है, इन्होंने ओवरलुक किया है शेयर्ड वैल्यूज को, इथिक्स को, सोशल नॉर्म्स को, या मोरलिटी को, या मोरल रिलेटिविज्म को। चैलेंजेस इन क्लासरूम मैनेजमेंट, अगर हम हर बच्चे पे ध्यान देंगे, क्लास में जितने बच्चे हैं, अगर पर्टिकुलर हर बच्चे की नीड्स, हर बच्चे की एबिलिटी, हर बच्चे के इंटरेस्ट, मतलब उसके ओवरऑल फोकस करेंगे, तो ये चैलेंज हो जाएगा क्लास के लिए, टीचर के लिए, कि वो सारे बच्चों की ना तो नीड्स को कैटर कर पाएगा और ना ही एफर्ट्स लगा पाएगा इतने ज्यादा, तो ये एक चैलेंज की तरह काम करेगा। बैलेंस पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई स्ट्रेंथ है, ताकत है इसकी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चे का, और बच्चा क्या है जो डाइवर्सिटी है उसके लिए तैयार हो जाएगा। मॉडर्न सोसाइटी दैट वैल्यू ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव। वीकनेस क्या है कि इन्होंने सेल्फिशनेस को, रिस्क प्रमोटिंग सेल्फिशनेस, जब बच्चा अपने बारे में सोचेगा, या कोई भी हम भी हैं, अगर हम अपने बारे में ही सोचेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे। अब देखो मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। देखो जो एमएड की क्लासेस में चला रही हूँ, इसमें व्यूज तो आ नहीं रहे हैं, बच्चे बहुत कम हैं, तो अगर मैं सेल्फिश हो जाऊं तो मैं क्लास कराती नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं करती, क्योंकि एमएड में एडमिशन बहुत कम होते हैं और कम ही बच्चे हैं, तो ये एक तरीके से सेल्फिश हो जाता। और मानो अगर मैं और भी सेल्फिश मुझे होना था कि नोट्स मैंने आपको दे दिए, क्योंकि नोट्स मैंने मेहनत से बनाए हैं तो वो मैंने पेड कर दिया, और मैं आपको क्लास नहीं कराती कि व्यूज तो आ नहीं रहे हैं तो मैं क्लास क्यों कराऊं, तो ये हो जाता है सेल्फिशनेस। लेकिन मैंने सेल्फिशनेस को साइड में रखा, मैंने सोचा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक विश्वास भी कोई चीज होती है, तो इसलिए मैंने क्लास को कंटिन्यू रखा, है ना, तो मैंने इंडिविजुअलिज्म को फॉलो नहीं किया है। चलो, सजेशंस फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म इन एजुकेशन। हम इफेक्टिवली कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं एजुकेशन में किसी व्यक्तिवाद को, तो क्या कर सकते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम ऐड कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी जो सहयोगात्मक अधिगम है, सहयोगात्मक सीखना है, सहयोग करके एक दूसरे को सीख रहे हैं, इस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, यानी सभी को बराबर मौके दे सकते हैं। इथिकल अवेयरनेस पे फोकस कर सकते हैं, मोरलिटी पे, जो नैतिक मूल्य हैं उनको लेकर अवेयरनेस कर सकते हैं, और टीचर्स को इस तरीके से ट्रेंड कर सकते हैं कि वो हर एक इंडिविजुअल पे फोकस कर सके, इन्हें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के लिए उसे ट्रेंड कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में साथ के साथ बोलती रहती हूँ, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ तो मैं हिंदी यूज करती हूँ, अगर मैं हिंदी की तरफ पढ़ा रही हूँ तो मैं इंग्लिश के वर्ड यूज करती हूँ, ताकि बैलेंस बना रहे, आप लोगों को भी समझ आ जाए। अब पढ़ते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या होता है, हिंदी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र अपने सबसे आदर्श के रूप में वैसे लोकतंत्र क्या होता है, जैसे कि अपना पर्सपेक्टिव रखना, फ्रीडम होना, कोई भी नियम हो, कोई जैसे कि गांव में चुनाव हो रहे हैं या कहीं भी कोई भी सीट आ रही है, तो लोकतंत्र होता है कि हर किसी का राइट है, हर कोई आगे बढ़ सकता है, हर कोई डिसीजन ले सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है, कहीं भी रोल प्ले कर सकता है, तो वो एक तरीके से लोकतंत्र होता है। तो जिसमें सभी वयस्क नागरिक को अपने जीवन से जुड़े निर्णय में समान भागीदारी का अधिकार होता है, यानी हर कोई भागीदारी कर सकता है, हर कोई पार्टिसिपेशन कर सकता है। मानो स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, तो हर बच्चे का राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके। हम
हम किसी भी बच्चे को रोक नहीं सकते कि तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि हर कोई अपनी आवाज उठा सकता है, यानी शासक जो होता है, शासन जो होता है वो किसका होता है, जनता का होता है, और जनता के द्वारा ही होता है और जनता के लिए ही होता है। यह अब्राहम लिंकन ने दिया था कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए। डेमोक्रेटिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, डेमोक्रेटिया से लिया गया है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जहां डेमोज का अर्थ है जनता और क्रोटस का अर्थ है शक्ति। ठीक है, तो लोकतंत्र न केवल शासन का एक प्रकार है बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका भी है कि हमें अपना जीवन कैसे किसी के दाब में, किसी के दबन में आके थोड़ी ना जिएंगे, हम क्या है फ्रीडम के साथ अपना जीवन जी सकें। तो लोकतंत्र इसी चीज को मानता है कि लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वो समानता यानी इक्वलिटी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी हर इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने राइट्स ले सके, वो अपने राइट्स को पहचान सके, अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके, कहीं भी जगह किसी भी जगह पार्टिसिपेट कर सके या अपनी भागीदारी दे सके, और विविध मतों का सम्मान करते हैं। ये सिद्धांत शिक्षा को गहराई से प्रभावित करते हैं, सहयोगात्मक सीखने, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करते हैं। यानी अगर इन्हें एजुकेशन से जोड़ा जाए तो यानी एजुकेशन में क्या है, सब लोग मिलकर सीखें, सहयोग करें, एक दूसरे को अलग अलग तरीके से सीखें, आलोचनात्मक सोच हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, और सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी समाज के हित में जो काम कर सके। अब इसका शैक्षिक प्रभाव देखते हैं, यानी एजुकेशनल एम क्या है। तो लोकतंत्र का शिक्षा पर कैसे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। भाई पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ेगा ही कि स्कूल में हम किसी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं कर सकते, यानी समानता मिलेगी, तो शिक्षा में समानता को बढ़ावा मिलता है, सभी के लिए शिक्षा पहुंचेगी, यानी शिक्षा जो है सभी का अधिकार होता है, एजुकेशन हर बच्चे का राइट है। तो लोकतांत्रिक क्या है, सार्वभौमिक शिक्षा की बात करता है, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करता है, आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करता है, यानी शिक्षा जो है सभी का अधिकार है, हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, यानी कि कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, किसी भी सोसाइटी से वो आता हो, कोई भी उस कल्चर हो उसका, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, रिच हो, पुअर हो, हर कोई क्या कर सके, एजुकेशन ले सके। समावेशी वातावरण होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव एनवायरमेंट होना चाहिए। इंक्लूसिव एनवायरमेंट यानी हर बच्चे को इंक्लूड किया जाए, क्या है, हर बच्चे को इंक्लूड किया जाए। तो विविध दृष्टिकोण, यानी इस तरीके का दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम सारे बच्चों को एक्सेप्ट कर सकें, सारे बच्चों को सम्मान कर सकें। आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना चाहिए, यानी हम बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं कि बच्चा अलग अलग तरीके से सोचे और उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो भी डेवलप हो सके। तो जिज्ञासा को प्रोत्साहन करना है, यानी जो उसकी क्यूरियोसिटी है उसे हमें आगे बढ़ाना है। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न पूछने और विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि बच्चा क्लास के अंदर खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ सके, उसे उसका कोई दमन न करे, उसे कोई न दबाए, उसे कोई डांटे ना, कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ना हो कि भाई बच्चा डर के मारे कुछ पूछ ही नहीं पा रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होनी चाहिए, यानी छात्र चर्चा में शामिल होने चाहिए, निर्णय लेने में शामिल होने चाहिए, कोई भी पार्टिसिपेशन करना हो, भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना है, जिससे उनकी विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास हो सके। भाई जब पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी डिस्कशन में, किसी भी डिसीजन लेने में, तभी तो वो आगे जाके अपनी लाइफ के डिसीजन ले पाएंगे, तो उनके अंदर ये कौशल डेवलप होगा कि वो अपनी लाइफ की भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकेंगे। सामाजिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहन, यानी एक नागरिक शिक्षा हमें उन्हें देनी है कि वो अपना कर्तव्य निभा सकें, अपने अधिकारों को जान सकें और समाज में भी एक अच्छा योगदान वो दे सकें। समुदाय की भागीदारी यानी सामूहिक कल्याण पर जोर देते हुए छात्रों को सामाजिक न्याय और समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करना, यानी वो समाज का भी न्याय कर सके, ये चीजें भी हमें बच्चों के अंदर डालनी है। तो वो एक डेमोक्रेटिक स्कूल हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है। नेतृत्व और सहयोग शिक्षा का कौशल, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, जिससे कि सब ग्रुप में सीख सकें, ग्रुप में सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक साथ बातचीत करें, कोई समस्या आ गई है तो उसका समाधान करें, एक दूसरे के जो विचार हैं उनकी भी रेस्पेक्ट करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में अगर ग्रुप बना दिया गया है, 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप में अपने आप को ये सोच रहे कि मैं ऊपर हूं सबसे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक दूसरे को इक्वल माने। नेतृत्व के अवसर, छात्रों को चर्चा का नेतृत्व करने, गतिविधियों का आयोजन करने और अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, यानी उनकी डिस्कशन होना चाहिए और एक्टिविटीज का आयोजन होना चाहिए और उन्हें शिक्षा की जिम्मेदारी लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। स्वतंत्रता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, यानी जिससे कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, अपनी राय दे सकें, कोई भी किसी भी चीज में अपनी रचनात्मकता को और डेवलप कर सकें।
उनका व्यक्तिगत विकास हो सके, यानी हर बच्चे का विकास हो सके। विकास कैसे होगा कि हमें बच्चों की रुचि पहचाननी है और फिर उसी पे ही काम करना है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। अब चुनौतियां क्या हैं लोकतंत्र की शिक्षा पर, चुनौती और सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो भाई स्वतंत्र और अनुशासन अगर क्लास में नहीं होगा, देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, तो अगर क्लास में फ्रीडम दे दी जाए सारे बच्चों को और कोई भी अनुशासन ना हो तो हल्ला होगा, है ना। तो वो क्या करेंगे, शोर मचाने लगेंगे, पढ़ेंगे नहीं, उनके अंदर क्या हो जाएगी, अनुशासनहीनता आ जाएगी, डिसिप्लिन में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो कक्षा में जहां सभी को समान आवाज दी जाती है, शिक्षा के लिए व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अगर सबको समान अवसर दे दें, फ्रीडम दे दें तो हा हुल्ला मचेगा, बेंच पे चढ़ जाएंगे बच्चे। व्यवहारिक रूप से समानता की कमी यानी संसाधनों की असमानता हो सकती है कि लोकतांत्रिक आदर्शों के बावजूद क्लास में संसाधन ना होना, या जो वंचित समूह हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, या फिर SC ST वाले बच्चे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सीमित हो सकती है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उन तक ना पहुंचे, है ना। सांस्कृतिक और संरचनात्मक बाधाएं यानी गहराई से जमी सामाजिक व्यवस्थाएं और पूर्वग्रह लोकतांत्रिक शिक्षा को प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बन सकता है। यानी अब देखो इतना अपडेट तो अभी तक भी सिस्टम नहीं हुआ है, अभी भी जो स्टीरियोटिपिकल चीजें हैं वो चलती आ रही हैं, तो वो भी एक चैलेंज की तरह काम कर सकती हैं। भागीदारी पर अत्यधिक जोर यानी समय लेने वाली प्रक्रिया, अगर क्या बोलते हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और वहां रोज एक्टिविटी होने लगे, तो क्या कहेंगे कि भाई ये तो इसमें लगे रहते हैं, सारा टाइम ऐसे खराब कर देते हैं, बच्चों को पढ़ाते बढ़ाते कुछ है नहीं और फीस ले लेते हैं 5,000, है ना। तो वो क्या है, अगर भागीदारी पर ज्यादा जोर रहेगा तो सारा समय उसी में ही चला जाएगा, ठीक है, जिससे पढ़ाई के लिए टाइम कम मिलेगा और फिर पेरेंट्स क्या करेंगे, दबा के गालियां देंगे। परिवर्तन का प्रतिरोध यानी पारंपरिक प्रणालियां और शिक्षकों की तैयारी, सभी शिक्षक लोकतांत्रिक प्रथाओं व प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते, यानी इतने एजुकेटेड और इतने ट्रेंड भी नहीं होते हैं कि वो सारे बच्चों को हैंडल कर सके। या तो उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए और या फिर जो चल रहा है वो चल ही रहा है ना। व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं में संतुलन यानी हितों का टकराव और मध्यमता का जोखिम, यानी लोकतांत्रिक शिक्षा में व्यक्तिगत हितों और समाज में सामूहिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने में चुनौती हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, विविध मतों को समायोजित करने पर अत्यधिक जोर देने से एकात्मिक गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है, कि अगर हम हर चीज पे फोकस करेंगे कि भाई समाज का तुम्हें कल्याण करना है या डिसीजन मेकिंग में रहना है, इन चीजों पे लगे रहेंगे तो बच्चा एकेडमिक में बिल्कुल पीछे रह जाएगा। संतुलित दृष्टिकोण क्या है, अगर बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि सारी चीजें बैलेंस रहें, तो मजबूत पक्ष क्या है कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, सामाजिक जागरूकता हो और सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देता है, समानता हो, इक्वलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करता है। कमजोर पक्ष क्या है, असमान और संसाधन सीमित संदर्भों में क्रियान्वयन की चुनौती, यानी बहुत बार रिसोर्सेज ना होना, चीजें अवेलेबल ना होना, और ज्यादा भागीदारी पर जोर देने से अक्षमता और फोकस की कमी का जोखिम, यानी ज्यादा हम उन्हें पार्टिसिपेट करवाएं तो बच्चे क्या है, बच्चों का फोकस नहीं बनेगा पढ़ाई में। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेसी का टॉपिक था वो ये कंप्लीट हो गया है। अब है कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद, है ना, समाजवादी तो बोलते हैं सोशलिज्म को, हिंदी में पढ़ते हैं समाजवाद, सोशलिज्म, ये नेक्स्ट टॉपिक है सोशलिज्म। सोशलिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछे जाते हैं, लॉन्ग में इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग में आएगा तो पाउले फरारे आएगा, ठीक है, उसे पढ़ेंगे, उनका एजुकेशनल थॉट। तो कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद क्या होता है भाई, जिसमें सब रहते हैं, सबको बराबर का अधिकार हो, सारे लोग डिसीजन मेकिंग कर सकें, सारे लोग अच्छी तरीके से रह सकें, एक दूसरे के कल्याण में काम करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, तो वो एक समाजवाद होता है। तो समाजवाद क्या है, एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली है जो सामूहिक स्वामित्व, समानता और समाज के सभी व्यक्तियों के कल्याण पर जोर देती है। इसका उद्देश्य क्या है कि अमीर और गरीब के बीच की असमानताओं को कम करना और यह सुनिश्चित करना कि संसाधन और अवसर समान रूप से वितरित हों। वो समाजवाद यानी सोसाइटी, जिसे सोशलिज्म जिसे कहते हैं, सोशलिज्म उसका छोटा रूप क्या है, सोसाइटी हो जाती है। एक तरीके से सोसाइटी होती है समाज, और पूरा अगर ओवरऑल कंसीडर करें तो वो होता है समाजवाद, ठीक है, जिसमें सभी के हित के लिए काम किया जाए, सबकी भलाई में काम किया जाए। तो समाजवाद क्या है, सहयोग, सामाजिक न्याय और सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है, यानी कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे को हम कोऑपरेट करें, सबके साथ न्याय होना चाहिए और सब एक दूसरे की, मतलब कोई भी काम हो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इसी पे आधारित है समाजवाद और इन्हीं चीजों से मिलके समाजवाद बनता है।
शिक्षा, अगर इसे एजुकेशन से रिलेट करें तो समाजवाद शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा मानता है, ना कि निजी वस्तु, कि भाई समाज के हित में काम हो रहा है। तो अब जैसे कि कोई स्कूल खुला है या कॉलेज खुला हो, तो वो खुलेगा तो कहीं ना कहीं किसी एरिया में, किसी खेत में खुल सकता है, किसी गांव में खुल सकता है, किसी शहर में खुलेगा। तो समाजवाद क्या होता है कि उस एरिया के सारे लोग क्या है, सपोर्ट करें, हर तरीके से उसे सपोर्ट करें जितना सपोर्ट हो सके। अब अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, सभी कहेंगे कि हमारे घर में तो शोर आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, या हमें तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, या हम यहाँ पे खुलने नहीं देंगे, तो वो समाजवाद नहीं होता। समाजवाद होता है कि आप क्या है, चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसे जिम्मेदारी समझ रहे हैं। तो ये समानता को बढ़ावा देने, समुदाय की भावना विकसित करने और समाज में सामूहिक कल्याण में योगदान देने के लिए व्यक्तियों को तैयार करने पर जोर देता है कि हम समाज के हित में काम कर सकें और हमारी सामूहिक भावना विकसित हो सके। यानी समाज के हित में हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। कहते हैं ना, सबका भला तो अपना भला। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? समाजवाद एक वर्गहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य रखता है कि जिसमें कोई कैटेगरी ना बने कि अमीरों का ये मोहल्ला है और गरीबों का ये मोहल्ला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्गहीन होना चाहिए, यानी क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें कोई वर्ग ना हो, ऊंच नीच का फर्क ना हो। जैसे मंदिर होता है, मंदिर सबके लिए खुला होता है, तो मंदिर में गरीब भी जा रहा है, मंदिर में अमीर भी जा रहा है, तो वो क्या है, क्लासलेस हो गया। एक सामाजिक न्याय, समानता और राज्य की पूर्ण सर्वोच्चता पर आधारित है, यानी सामाजिक न्याय होना चाहिए, सभी को समानता मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, तो इसी चीज पे ये आधारित है। समाजवाद पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास करता है, यानी पूंजीवादी क्या होता है कि अमीर लोग अपना अलग स्टेटस बनाते हैं, तो इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए जिससे कि सब इक्वलिटी के साथ रहें, कोई किसी का दमन ना करे। समाज की उत्पादक प्रक्रिया में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है, यानी समाज में सबका क्या है, एक्टिव रोल होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कोई भी समाज के हित में काम हो रहा है तो सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि मंदिर में कोई भी काम हो रहा है, मतलब होता तो सभी जगह, कॉलोनीज में भी होता है, अच्छे एरियाज में भी होता है, गाँव में भी होता है, शहरों में भी होता है। तो कोई भी मंदिर का कोई भी काम हो रहा है, जैसे राम मंदिर बना था, तो राम मंदिर में क्या हुआ, सबके घर जा की पर्चियां कटी थी पैसों की, तो वो क्या है, एक सक्रिय भागीदारी थी कि सबने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, जिसपे जो अमाउंट बन पड़ा उसने वो दिया। ठीक है, तो ये क्या हुई, सक्रिय भागीदारी हुई। तो समाजवाद धार्मिक विचारों, आस्थाओं में कम विश्वास रखता है या आध्यात्मिक मूल्यों की अनदेखी करता है। ठीक है, भारतीय समाजवाद की अवधारणा, मतलब वो एक एग्जाम्पल था, ऐसा कुछ मैं लिख नहीं रहा है इसमें, मतलब मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आया कि वो क्या है, एक सक्रिय भागीदारी थी, जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ राम मंदिर का। हाँ, तो क्या है आगे, भारतीय समाजवाद की अवधारणा क्या है? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण जैसे नेता समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी ने समाजवाद को जीवन जीने का एक तरीका माना, उन्होंने इसे सर्वोदय समाज बोला, यानी सर्वोदय सोसाइटी का नाम आपने सुना होगा। तो सर्वोदय सोसाइटी से इनका मतलब क्या था कि सभी ब्रोदरहुड के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, ये वर्ड इन्होंने इस लाइन्स में बोला था कि सभी के बीच क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, जिसका मुख्य लक्ष्य सभी के कल्याण को सुनिश्चित करना है, यानी सब एक दूसरे का भला चाहें, सबका कल्याण होना चाहिए। तो इस तरीके की गांधी जी चाहते थे कि ऐसी सोसाइटी क्रिएट की जाए जिसमें सब एक दूसरे से प्यार से रहें, प्रेम से रहें, सब एक दूसरे का भला चाहें, एकजुट होकर रहें और सोशल कोहेजन उनके अंदर बना रहे, सोशल बॉन्डिंग उनकी बनी रहे और एक ब्रदरहुड की भावना सबके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। उसी को इन्होंने सर्वोदय सोसाइटी या सर्वोदय समाज बोला था। भारतीय समाजवाद की मुख्य विशेषता क्या है कि यह मानव और मानव के बीच समानता पर आधारित है। ठीक है, समाजवाद किसी व्यक्ति के दूसरे के लिए बलिदान नहीं करता। समाजवाद किसी व्यक्ति को दूसरे के लिए बलिदान नहीं करता, किसी व्यक्ति को, यानी किसी व्यक्ति की बलि चढ़ा देना या किसी व्यक्ति का बलिदान कर देना, तो वो ऐसा समाज के अंदर नहीं होता। हर चीज का सॉल्यूशन निकाला जाता है। आर्थिक प्रणाली का मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। यह वर्गहीन और जातिहीन समाज के निर्माण में विश्वास करता है कि यानी क्लासलेस होना चाहिए और क्या बोलते हैं, क्लासलेस और कास्टलेस, यानी जिसमें किसी जातिवाद ना हो। समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर जोर देता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, अर्थात सार्वजनिक और निजी स्वामित्व दोनों, यानी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए।
समाज के कमजोर वर्ग को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है कि भाई जिन लोगों के पास कुछ नहीं, अब जैसे कि जो राशन बंट रहा है तो वो कमजोर लोगों के लिए होता है, तो समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना। यह मूल्यों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में विश्वास रखता है कि हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं, वो एक तरीके से उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए। लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित है, यानी डेमोक्रेटिक होना चाहिए कि सबको अपना अधिकार चुनने का हक है और सब अपना मत रख सकते हैं और सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी चीज में। यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा के साधनों में विश्वास रखता है, यानी कोई झगड़ा ना हो, कोई मारपीट ना हो, पीसफुली सारी चीजें हो जाएं। ठीक है। प्रशासन और योजना के विकेंद्रीकरण पर जोर देता है। समाजवाद और शिक्षा के उद्देश्य है। अब इसे एजुकेशन से अगर जोड़ा जाए तो उसके क्या एम है, तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण यानी डेमोक्रेटिक विजन होना चाहिए कि सबका इक्वल राइट है, सब लोगों तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, सब इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें, ये सारी चीजें। समाजवादी मूल्यों का विकास होना चाहिए कि सोशल वैल्यूज बच्चों के अंदर डाली जाए। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का विकास होना चाहिए, यानी सभी धर्म का हम क्या करें, सम्मान कर सकें। सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए और बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान होना चाहिए। सर्वांगीण विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसका फिजिकल भी, उसका मेंटल भी, उसका सोशल भी, इमोशनल भी, सारे। शिक्षा सुविधाओं को तेजी से विस्तार होना चाहिए, यानी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका तेजी से काम होना चाहिए। धर्म, श्रम की गरिमा, अहिंसा, निस्वार्थता और निस्वार्थ जैसे सेवा मूल्यों का विकास होना चाहिए। ठीक है, यानी जितनी भी मोरलिटी हैं, जितने भी इथिक्स हैं, जितनी भी सोशल वैल्यूज हैं, उन सब का डेवलपमेंट होना चाहिए। समाजवाद पाठ्यक्रम और शिक्षण विद्या। अब समाजवाद के अकॉर्डिंग, सोशलिज्म के अकॉर्डिंग कैसा करिकुलम होना चाहिए और कौन से मेथड होने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के, तो लोकतंत्र होना चाहिए, नागरिक कर्तव्य होना चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक सुधार, आंदोलन और अहिंसा जैसे विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शुरुआत में सारे वर्ड जो हैं वो सारे इसके अंदर आ गए। समूह गतिविधि यानी ग्रुप में एक्टिविटीज होनी चाहिए, जैसे कि वाद विवाद हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, सामाजिक सेवा हो सकती है, शिविर वगैरह, सामाजिक सर्वेक्षण होना चाहिए, श्रमदान आदि हो सकता है। सामाजिक पाठ्यक्रम में उपयोगी उत्पादक कार्यों को शामिल करना चाहिए। पॉलिटेक्निक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और पेशेवर शिक्षा, ये सारी चीजें होनी चाहिए जिससे बच्चा क्या है, कमा भी सके। सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय और प्रभावी उपयोग, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसे हम बोलते हैं। आज के टाइम में आईटी ही सबसे ऊपर है एक तरीके से। शिक्षण में समूह विद्या होनी चाहिए, यानी ग्रुप मेथड्स होने चाहिए, जैसे कि सेमिनार होना चाहिए जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होंगे, प्रोजेक्ट मेथड पर काम होना चाहिए, आत्मान्वेषण होना चाहिए, यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन या सेल्फ रियलाइजेशन की विधि को भी प्रोत्साहित करना है। शैक्षिक अवसरों की समानता, समाजीकरण और शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, यानी जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जो गरीब लोग हैं या फिर हाशिया समूह है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उन लोगों को क्या है, मदद करनी चाहिए। अगर उन्हें पैसे की जरूरत है तो पैसा दें, संसाधनों की जरूरत है संसाधन उन्हें अवेलेबल करवाएं। ठीक है, जैसे कि देखो लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तकें उन्हें दे सकते हैं, यूनिफॉर्म उन्हें दे सकते हैं, स्कॉलरशिप उन्हें दे सकते हैं, ऋण दान कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का दान कर सकते हैं। कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष कोटा होना चाहिए, उन्हें छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए, डे स्टडी सेंटर होना चाहिए, अर्जन और अध्ययन की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने की हो, लाइब्रेरी हो, लड़कियों के लिए अलग से सुविधा होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट उनके लिए होनी चाहिए, पिछड़े क्षेत्रों और झुग्गी झोपड़ियों में उनकी शिक्षा पर विशेष जोर होना चाहिए, उनके लिए पास में स्कूल होना चाहिए और विभिन्न स्थानों पर आम और पड़ोस स्कूल प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, ये था सोशलिज्म। अब पढ़ते हैं टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण तंत्र। संपूर्ण तंत्र क्या होता है, जैसे कि कोई भी सरकार आए और सारी चीजें अपने काबू में कर ले, उन्हीं का ही राज हो, सब कुछ उनका हो, जैसा वो कह दें वही हो रहा है, चाहे मारकाट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा कंट्रोल उनका होना चाहिए। तो वो एक तरीके से संपूर्ण तंत्र, यानी सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले लेना, सारा संपूर्ण जो है सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में ले लेना, वो क्या होता है, टोटलिटेरियनिज्म होता है। तो संपूर्ण तंत्र क्या है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक राजनीतिक प्रणाली है जहां राज्य सभी सार्वजनिक और निजी जीवन के पहलुओं पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण रखता है। ठीक है, यानी जितने भी पब्लिक चीजें हैं या जितनी भी पर्सनल चीजें हैं सब पे अपना कंट्रोल कर लेना, उसे क्या बोलते हैं, टोटलिटेरियनिज्म बोलते हैं।
इस प्रणाली में सरकार समाज के हर पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, यानी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या है, सारी जगह कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि हम पूरी सोसाइटी पे कंट्रोल कर लें, सोसाइटी के हर पक्ष पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। और हर पक्ष कौन कौन सा हो सकता है, राजनीति हो सकती है छोटे लेवल पे, अर्थव्यवस्था हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो एजुकेशन है, और यहाँ तक कि व्यक्तिगत विश्वास और आचरण जो है, ये सारी चीजों पे कंट्रोल हो जाए अपना, तो वो कहलाता है संपूर्ण तंत्र। यानी संपूर्ण चीजें जब अपने ही कंट्रोल में ले ली तो उसे हम संपूर्ण तंत्र का नाम दे देते हैं। यह प्रणाली केंद्रीकृत सरकार, एक जाति शासन और विरोध की दमनात्मक विधियों पर निर्भर है। भाई दमनात्मक ही हो गया, यानी एक तरीके से जब तुमने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया तो वो दमनात्मक हो गया, है ना। एक सेकेंड। जो अक्सर प्रचार, निगरानी और दमन के माध्यम से बनाए रखते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि बंदूक की नोक पे काम कर रहे हैं, वो वाला काम है कि जैसा हम कहेंगे वैसे ही होगा। की फीचर्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, की फीचर्स क्या है, सेंट्रलाइज्ड ऑथोरिटी है, यानी ये अपने अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं, यानी सत्ता एकल नेता और शासक पार्टी के हाथों में केंद्रित होती है। एरिया की जो पार्टी होती है इस तरीके से उनका कंट्रोल होता है। जैसे पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि दुकानों से हफ्ते लिए जाते थे, और मतलब जब मैं छोटी सी थी, मार्केट जैसे जाते हैं तो देखने के लिए मिलता था कि 6 से 7 लोग एक साथ आ रहे हैं, हर दुकान से पैसे ले रहे हैं। तो एक तरीके से वो क्या था, टोटलिटेरियनिज्म था कि अपनी तानाशाही चल रही है ना। लेकिन अब ये सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। तो सत्ता की शाखाओं का पृथक्करण नहीं होता, सभी सरकारें शाखाएं राज्य द्वारा नियंत्रित होती हैं। स्टेट कंट्रोल ओवर सोसाइटी, यानी पूरी सोसाइटी पे क्या है, समाज पर क्या है, राज्य नियंत्रण, पूरे स्टेट का कंट्रोल। तो सरकार जीवन के सभी पहलुओं को क्या कर लेती है, कंट्रोल करती है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था है, मीडिया है, शिक्षा है, धर्म है, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। स्वतंत्र संगठन और नागरिक स्वतंत्रताओं को समाप्त कर दिया जाता है, यानी कोई भी डेमोक्रेसी नहीं होती, कोई भी फ्रीडम नहीं होती। जो वो कहेंगे, जो उन्हें कहना है, जो उन्हें करना है वही होगा, यानी सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। वही सेम जो डायलॉग है कि बंदूक की नोक पे। प्रचार और वैचारिक नियंत्रण, प्रोपेगेंडा एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, राज्य एकल विचारधारा को लागू करता है और जनमत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जन प्रचार का उपयोग करता है। मीडिया, शिक्षा का उपयोग शासन के मूल्यों और विश्वासों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, यानी विरोध का दमन, अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको भी खलाश। तो राजनीतिक असहमति, विपक्षी पार्टी और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति प्रतिबंधित होती है। ठीक है, विरोध को समाप्त करने के लिए निगरानी करती है, गुप्त पुलिस लगाई जाती है, सेंसरशिप होती है। कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व पूजा, यानी नेता अक्सर क्या करते हैं, अपराजय और सर्वशक्तिमान के रूप में पूजे जाते हैं और प्रचार के माध्यम से क्या करते हैं, अपना पूजापा बढ़वाते हैं कि चाहे वो क्या बोलते हैं, किराए की भीड़ लानी पड़े लेकिन अपना सिक्का चलना चाहिए, है ना। टोटल कंट्रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण, यानी शिक्षा को नागरिकों को शासन की विचारधारा से प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आलोचनात्मक सोच और विविध दृष्टिकोण को हतोत्साहित, देख लो क्या है, हतोत्साहित, यानी दबाया जाता है, डिस्करेज किया जाता है कि कोई भी अलग तरीके से ना सोचे, जैसे हम सोचवा रहे हैं, जैसे हम इनकी थॉट पावर को लेके जा रहे हैं उसी तरीके से थॉट पावर रखें। ठीक है, डर और दबाव का उपयोग किया जाता है, यानी सबको डरा धमका के अपना सिक्का चलाया जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म ऑन इंडिविजुअल, अब किसी भी इंडिविजुअल पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई वो अपनी फ्रीडम खो देगा, है ना। स्वतंत्रता तो किसी चीज की रहेगी ना, तो डिसीजन ले सकते, ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकते, ना कुछ बोल सकते, सब जगह क्या है, सबको दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। ना वो क्रिएटिविटी अपनी बाहर लेके आ सकते, ना कुछ इनोवेट कर सकते, ना कुछ नया कर सकते। इससे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ेगा और इससे इकोनॉमिक कंट्रोल भी होगा। ठीक है, यानी सब चीज वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो ये इंपैक्ट पड़ेगा। आलोचना क्या है इसमें, आलोचना तो सारी ही है कि सारे तो राइट छीन लिए तो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, स्टैग्नेशन, स्थिर हो गया, सारी चीजें लिमिटेड हो गई, ना तो नवाचार रहा, ना किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, बस जैसा जो चाह रहे हैं ये वो वैसा हो रहा है। ठीक है, संपूर्ण तंत्र जो चाह रहा है सब चीज तो अपने कंट्रोल में कर ली इन्होंने। एब्यूज ऑफ पावर, शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है और फियर बेस्ड सोसाइटी हो जाती है, यानी सब लोग डरे हुए हो जाते हैं समाज में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सोशल हार्मोनी। ये क्या है, सोशल हार्मोनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हार्मोनी, यानी बहुत ही प्यार से रहना, बहुत ही अच्छी तरीके से रहना। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई सोशल हार्मोनी को, ये रहा, सामाजिक सद्भाव, यानी प्यार मोहब्बत से रहना समाज के अंदर। ठीक है,
सोशल हार्मोनी रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी समाज में जिस भी हम सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करके चल रहे हैं, एक साथ ग्रुप में रह रहे हैं, सब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसे हम सामाजिक सद्भाव बोलते हैं। ठीक है, हिंदी की तरफ ही चलें। सामाजिक सद्भाव का क्या अर्थ है? समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आपसी सम्मान और सहयोग की स्थिति, उसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक सद्भाव। यानी सद्भाव क्या बोलता है कि इक्वलिटी के साथ रहना, पीसफुली रहना, कि शांति बने रहे। जैसे हमारे आस पड़ोस में, मोहल्लों में, गांव में सब क्या चाहते हैं कि भाई अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब तुम्हारे आसपास कोई रहने लगे, डाकू कोई डकैत रहने लगे, कोई भी चोर चक्कर रहने लगे, तो क्या है, वो सद्भाव नहीं होने का। 3-4 आके रहने, या फिर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपका घर तो इतना अच्छा है लेकिन आसपास के सब क्या है, बिल्कुल बेकार है, तो वो सामाजिक सद्भाव नहीं है। कि वहाँ की शांति भी भंग हो रही है, रोज फायर हो रही है, तो वो सामाजिक सद्भाव नहीं होगा। सामाजिक सद्भाव वो होगा, शांतिपूर्वक मोहल्ला होना चाहिए। मोहल्ला मतलब मैं कह रही हूँ इस बात को कि शांतिपूर्वक सारी चीजें होनी चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ऐसी स्थिति जहां होती है उसे बोलते हैं सामाजिक सद्भाव या सोशल हार्मोनी। ठीक है, इसमें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक समूह संतुलित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं। यानी हर समाज के लोग रह सकते हैं, हर संस्कृति के लोग रह सकते हैं। मानो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, के सारे रह रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, कोई दंगा फसाद नहीं। धार्मिक तरीके से या आर्थिक तरीके से संतुलित बना के रहें, बैलेंस बना के रखें और सामंजस्यपूर्ण रहें, यानी एक बॉन्ड बना के रखें, तो उसे सामाजिक सद्भाव हम बोलते हैं। एक दूसरे की भिन्नताओं का सम्मान करें, यानी डाइवर्सिटी है उनकी रेस्पेक्ट की जाए, करते हुए समान सामाजिक लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं। तो सामाजिक सद्भाव को अक्सर संघर्ष, भेदभाव और असमानता के अभाव से जोड़ा जाता है। यानी अगर सामाजिक सद्भाव की जहां बात आती है, ना तो वहां पे किसी के साथ कोई पक्षपात हो सकता, ना भेदभाव हो सकता, और ना ही किसी को संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, यह एक विविध समाज में एकता, समझ और समावेशिता पर जोर देता है। यानी ये एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी होती है जहाँ पे हर कास्ट का, हर धर्म का लोग रहेगा, हर धर्म के बंदे मतलब इंसान रहेंगे, और वहाँ पे यूनिटी रहेगी, एकता रहेगी, एक दूसरे को सब समझेंगे और सबको बराबर चीजें मिलेंगी, बराबर सम्मान मिलेगा, बराबर इक्वलिटी मिलेगी। पढ़ने के मौके हों, चाहे पार्टिसिपेशन के मौके हों, चाहे डिसीजन मेकिंग के मौके हों, कोई भी हो, सबको बराबरी क्या सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक सद्भाव। अब इसके प्रमुख तत्व क्या है कि विविधता का सम्मान। विविधता यानी विविधता होती है कि अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति के रह रहे हैं, अलग अलग संस्कृति के रह रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के रह रहे हैं, गरीब और अमीर हैं, तो वो सारे क्या हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रह रहे हैं। तो सामाजिक सद्भाव, अलग संस्कृति, विभिन्न मतलब अलग अलग जो कल्चर हैं, सबके बिलीफ्स अलग हो सकते हैं, हमारे जीवन शैली जो है वो अलग हो सकती है, तो सबको स्वीकार करता है और सबको बढ़ावा देता है। सब व्यक्तियों की सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय, वैचारिक रूप से विविधता को सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यानी चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी जात का हो, कोई कैसा भी उसका विचार हो, सबको क्या है, प्रोत्साहित करता है और सबको एकजुट होने के लिए अग्रसर करता है। विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए सामाजिक सद्भाव पूर्वग्रह, रूढ़िवादी सोच और भेदभाव को कम करते हैं। यानी जो स्टीरियोटिपिकल है उसे कम करते हैं, जो भेदभाव है उसे कम करते हैं, जो पहले से सोच बनी आ रही है या कोई भी डिफरेंसेस हैं उन्हें कम करते हैं। समानता और न्याय पे फोकस करते हैं कि सबको क्या है, एक समान रखा जाए और सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको अपने अधिकार यूज करने का हक है, सबके पास इक्वल राइट्स हैं। अगर एजुकेशन मिल रही है तो सबको मिलनी चाहिए, संसाधन मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं, सबको अवसर मिल सके, सारी चीज क्या है, सबके पास समान एक्सेस होना चाहिए, समान पहुंच होनी चाहिए। सहयोग और सहयोगिता, यानी एक दूसरे को सब सहयोग करें, तो सामाजिक सद्भाव तब फलता फूलता है जब व्यक्ति और समुदाय समान लक्ष्यों की ओर मिलकर काम करते हैं। कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी गोल हो, तो सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दा हो कोई भी, उसे हल कर रहे हैं और शांति को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, सब में क्या है, शांति बनी हुई है, सब एक दूसरे की भलाई में काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है, समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और सब एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं और एकजुट होकर समाज के कल्याण में, समाज के निर्माण में काम कर रहे हैं। संघर्ष का समाधान, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसे भी शांतिपूर्वक निपटा लेना या सोल्व कर लेना। ठीक है, तो जो तनाव है, तनाव को शांतिपूर्वक रचनात्मक तरीके से हल कर लेते हैं।
सांस्कृतिक आदान प्रदान और संपर्क, यानी सामाजिक सद्भाव क्या है, संस्कृति का आदान प्रदान करती है और संवाद को बढ़ावा देती है, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोग हो सकते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है। सामाजिक समावेशन होता है, यानी सामाजिक समावेशन यानी इंक्लूजन, सबको इंक्लूड किया जाता है। तो सामाजिक सद्भाव का मतलब है कि समाज में सभी व्यक्ति, विशेष रूप से उन लोगों को जो हाशिए यानी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता है या वंचित ग्रुप है, उनको सामाजिक गतिविधियों और निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए। इसका मतलब है ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना जहां कोई मूल्यवान महसूस करे और उसकी आवाज हो, यानी हर किसी को रेस्पेक्ट दी जाए। इसका महत्व क्या है भाई, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है सोशल हार्मोनी का? तो भाई समाज में शांति बनी रहेगी, डेवलपमेंट होगा, प्रगति होगी, विकास होगा, मानसिक भलाई होगी, सामाजिक ताना बाना मजबूत होगा, यानी जो सामाजिक बॉन्ड है, सोशल कोहेजन है, जो सोशल बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पाउलो फ्रारे। अब पता नहीं इसे फरारे बोलते हैं, कोई फायरे बोलता है, जो बोलना है बोलिएगा, मैं इसे पाउलो फ्रारे ही बोलती हूँ। तो पाउलो फ्रारे क्या है, ब्राजीलियन एजुकेटर हैं, फिलोसोफर हैं। इन्हें जाना जाता है एजुकेशन में जो इनका योगदान रहा है उससे जाना जाता है। तो इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था क्रिटिकल पेडागोजी, यानी आलोचनात्मक शिक्षण। तो जो पायरे फरारे हैं, इनका एजुकेशनल थॉट था कि हर जो ओप्रेस, जिन चीजों का दमन हो रहा है उन चीजों को एम्पावर करना चाहिए। प्रमोशन ऑफ डायलॉग इन द क्लासरूम, यानी क्लास के अंदर डायलॉग डिस्कशन होना चाहिए, वाद विवाद नहीं, डिस्कशन, चर्चा होनी चाहिए। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए। इनका जो काम है एजुकेशन का वो समाज के बदलाव में था, कि समाज में एक बदलाव ला सके, एक क्रांति लेके आ सके, ना कि बस ऐसा हो कि नॉलेज ट्रांसफर होनी चाहिए। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं है कि खाली नॉलेज थोप दो, बुकिश नॉलेज हो, इसको इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। इन्होंने बढ़ावा दिया है कि बच्चे को फ्रीडम होनी चाहिए, समाज में इस तरीके की एजुकेशन दी जाए कि समाज में बदलाव लाया जा सके, क्रांति लाई जा सके। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स या बुक्स कह सकते हैं कि एजुकेशन एज प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी वही बुक है जिनके आगे पेडागोजी लिखी हुई है, जैसे पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। सबसे ज्यादा फेमस जो बुक है वो यही है, एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, पेडागोजी ऑफ होप, पेडागोजी ऑफ फ्रीडम, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन के क्या एम थे? तो इन्होंने एजुकेशन को एक कल्चरल टूल माना, यानी एक सांस्कृतिक उपकरण जो हमें मुक्ति दिला सके, जो हमें लिबरेशन दे सके। हिंदी की तरफ चलते हैं। हाँ, मुक्ति के लिए शिक्षा एक सांस्कृतिक उपकरण है, यानी अगर हमें मुक्ति पानी है, लिबरेशन पाना है, तो हमें क्या है, एजुकेशन को यूज करना पड़ेगा। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की वास्तविकता बनाने के लिए उसे सशक्त बनाए, ठीक है, यानी रियलिटी से रूबरू कराए और उसे स्ट्रॉन्ग बनाए। उत्पीड़न से मुक्ति का एक साधन है, यानी अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम किसी का उत्पीड़न नहीं सहते, ऑपरेस्ड हम किसी से नहीं होते, है ना। जो आत्म प्रकाशन और आत्म निर्णय के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है, कि हम खुद को डेवलप करें, खुद से निर्णय लेने सीख जाएं। जब हम खुद से निर्णय लेने सीख जाएंगे, हमें अपने अधिकारों का पता चल जाएगा, तो हम उत्पीड़न नहीं सहेंगे। तो इनका बस मेन फोकस इस चीज पे था कि उत्पीड़न से मुक्ति मिलनी चाहिए, और वो मुक्ति कैसे मिलेगी, एजुकेशन के द्वारा मिलेगी। शिक्षा को एक राजनीतिक कृत्य माना इन्होंने, यानी शिक्षा स्वाभाविक रूप से राजनीतिक है, ये राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं हो सकती, लेकिन यह या तो प्रभुत्व का उपकरण हो सकती है या मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन का एक साधन हो सकती है। कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन ही समाज में परिवर्तन ला सकती है और ये ही एक मुक्ति का साधन हो सकती है। शिक्षा एक संवाद और साझेदारी के रूप में होनी चाहिए, यानी शिक्षा एक तरफा क्रिया नहीं होनी चाहिए कि बस टीचर आया, लेक्चर दिए और चले गए, बल्कि क्या होनी चाहिए, सहभागिता की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, कि बच्चों का भी इंटरेक्शन हो, टीचर का भी इंटरेक्शन हो। इसमें शिक्षकों और छात्रों के बीच परस्पर, आपसी और सामाजिक रूप से प्रासंगिक संवाद होना चाहिए। अब मुझे मत कंसीडर करना, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं रहे हैं, आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोगों को बस कंसेप्ट समझना है और अपना काम कर लेना है। ये बात हो रही है स्कूल लेवल पे, एकेडमिक, अगर कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी चीज हो, वो स्कूल लेवल पे ही बात होती है, उसकी 12th तक ही बात होती है। कोई एक आधी प्रणाली ऐसी होगी जो ग्रेजुएशन तक की बात भी कर ले। ग्रेजुएशन से आगे बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि फिर वो सब कुछ खुद कर लेता है,
वो खुद ही डीप नॉलेज अगर किसी को गेन करनी है ग्रेजुएशन के बाद, तो कोई कॉलेज ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस करा दे। मेरा तो पूरा जीवन काल में ऐसा कोई कॉलेज मैंने देखा नहीं है जो कंप्लीट सिलेबस एक एक टॉपिक पे वर्क करे, एक एक पॉइंट पे वर्क करे, कोई भी नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ यूनिट तक ही चलता है सब कुछ, फिर धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। तो शिक्षा एक संवाद और साझेदारी के रूप में होनी चाहिए, यानी दो तरफा होना चाहिए। ज्ञान एक निर्मित वस्तु है, ना कि स्थानांतरण की जाने वाली वस्तु। यानी ज्ञान एक निश्चित वस्तु नहीं है जिसे शिक्षक से छात्रों तक स्थानांतरित किया जाता है, कि भाई नॉलेज ऐसा नहीं है कि बस ट्रांसमिट कर दी टीचर से बच्चे में, बल्कि क्या है, पहले से मौजूद उनके ज्ञान और समझ से नया ज्ञान बनाना, यानी जो उन्हें प्रायर नॉलेज है, जो पहले से ज्ञान है, उसी में ऐड ऑन करना। शिक्षा शुरू से शिक्षा क्रिया से शुरू होती है, यानी ज्ञान पहले छात्र को प्रस्तुत किया जाता है, फिर समझ, चर्चा और चिंतन के माध्यम से आकार लिया जाता है। यानी इन्होंने कहा है कि पहले हमें बच्चे को पहले देखना है कि उसे पहले से क्या नॉलेज है, फिर आगे प्रोसेस हम बढ़ाएंगे। पहले उसकी समझ विकसित करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर चिंतन करेंगे, थिंकिंग करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसे शेप देंगे। तो शिक्षा क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, यानी बदलती रहती है, जो एक क्रिया से शुरू होती है और बातचीत के माध्यम से विकसित होती है। बैंकिंग प्रणाली को इन्होंने नकारा कि भाई जैसे बोला गया था ना कि बच्चा एक खाली बर्तन के समान है, तो बच्चा क्या है, खाली बर्तन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जिसे शिक्षक भरता है। तो ये इस थॉट को इन्होंने नकार दिया था। इन्होंने कहा कि शिक्षक को यह पहचानना चाहिए, ये देखना चाहिए भाई जब बच्चा क्लास में आता है तो उसे कुछ तो नॉलेज होती है, तो ये देखना चाहिए कि बच्चे के पास क्या अनुभव है और वो पहले से क्या नॉलेज लेके आया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसे एड ऑन करके आगे बढ़ाना चाहिए, उसी के आधार पर हमें उसे पढ़ाना चाहिए और शेप देनी चाहिए। शिक्षा एक पारस्परिक क्रिया है, यानी पारस्परिक यानी एक डुअल रोल है, म्यूचुअल डिस्कशन है कि टीचर भी इन्वॉल्व होना चाहिए और बच्चे भी इन्वॉल्व होने चाहिए। बच्चे टीचर से सीखते हैं, टीचर बच्चे से सीखते हैं, यानी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। तो शिक्षा का कृत्य एक पारस्परिक आदान प्रदान है जिसमें दोनों पक्ष प्रक्रिया में योगदान करते हैं। वास्तविकता की आलोचनात्मक समझ होनी चाहिए, यानी शिक्षक को छात्रों को वास्तविकता के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए सक्षम बनानी चाहिए। यानी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके और उसे रियलिटी से जोड़ सके। इसमें शब्द को पढ़ना यानी साक्षरता और दुनिया को पढ़ना यानी सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ को समझना शामिल होना चाहिए। यानी बच्चा खुद को भी समझ सके, सेल्फ रियलाइजेशन कर सके और दुनियादारी को भी समझ सके, समाज को समझ सके। ठीक है, शिक्षा की शुरुआत छात्रों की वास्तविकता से होनी चाहिए, वही की रियलिटी से होनी चाहिए, अपनी जीवन की स्थितियों से हमें सीखना चाहिए। यानी बच्चे को इस तरीके से हमें तैयार करना है, ऐसी एजुकेशन प्रक्रिया होनी चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या है हम उसका समाधान कर सकें। शिक्षा संवाद के रूप में हो, ना कि विस्तार के रूप में, यानी डिस्कशन के रूप में होनी चाहिए, ना कि डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं वो वाली नहीं होनी चाहिए। टीचिंग टूल्स इन्होंने कौन कौन से बताए कि संवाद को एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में, यानी फिर इन्हें संवाद को एक शैक्षिक विधि के रूप में स्वीकार किया है। संवाद यानी इन्होंने फोकस किया है किस पे, डिस्कशन पे, डिबेट पे इन्होंने फोकस किया है, विचारों पे। प्रैक्टिस क्या है, चिंतन और क्रिया का संश्लेषण। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग, यानी कोई भी सिद्धांत है, कोई भी थ्योरी है, कोई भी मेथड है, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ना कि उसे बुकिश नॉलेज की तरह पढ़ाना। इन्होंने कहा है कि समस्याओं को प्रस्तुत करने वाली शिक्षा का लक्ष्य माना, यानी चीजों को क्या है, व्यवहारिक तरीके से हमें उपयोग करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। बस ये खत्म हो गया। पाउलो फरारे ने शैक्षिक दर्शन, संवाद, आलोचनात्मक सोच और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति और समाज का परिवर्तन करने पे केंद्रित था। यानी इनका मानना था कि एजुकेशन से माध्यम से, एजुकेशन पहली बात तो होनी किस चीज पे होनी चाहिए कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, डिस्कशन हो सके और इसके माध्यम से व्यक्ति यानी जो इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं उनका भी कल्याण हो सके और समाज का कल्याण भी हो सके। ठीक है, कोई किसी के दमन में आके काम ना करे, कोई किसी से उत्पीड़न ना सहे। अगर तुम एक पढ़े लिखे नागरिक हो तो तुम्हें किसी के उत्पीड़न सहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर आप कर सकते हैं और शेयर तो बिल्कुल करना है भाई, है ना। जहां भी ग्रुप में जुड़े हैं शेयर कर लीजिए। बाकी नोट्स लेने हैं तो नोट्स ले लीजिए, नंबर मैंने आपको दे ही दिया है। जिन लोगों को नोट्स लेने हैं वो लोग नोट्स भी ले सकते हैं। आज ये बुक भी आपकी कंप्लीट हो गई, साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई
और मे बी कल सोशियोलॉजी हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज रहता है उसे भी मैं बहुत जल्द करा दूंगी। 2 दिन के अंदर, मुश्किल से 2 या 3 दिन लगेंगे, पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम करेंगे मैराथन, सिंगल मैराथन, सिंगल बुक कंप्लीट, ठीक है। और सिंगल मैराथन्स में वो सारी चीजें भी मैं ऐड कर लूंगी जो 1-2 टॉपिक वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं या फिर नोट्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ के जाते हैं, क्लासेस आप देख के जाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं छोड़ के आओगे पेपर के अंदर। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।